बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट पे। प्री स्ट्रेस कंक्रीट तो इंट्रोडक्शन हम इसका करते हैं। सबसे पहले जो बात की जाती है, जनरली कंक्रीट इज़ स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन बट वीक इन टेंशन। So its tensile strength varies from 8 to 14% of its compressive strength. So due to such a low tensile capacity, flagellal cracks develops at early stages of loading. So at very early stages क्या होता है, flagellal की वजह से cracks develop होते हैं. So in order to reduce or prevent cracks from developing, a concentric or eccentric force is imposed in the longitudinal direction of the structural alleyway. So like this. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंप्रेसिव स्ट्रेस पहले से इंट्रोड्यूस की जाती है अलॉन्ग दी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है जी। लॉन्गिट्यूडनल के पैरेलल क्या है, कंप्रेसिव फोर्स इंड्यूस की जाती है। दिस फोर्स प्रिवेंट्स द क्रैक्स फ्रॉम डेवलपिंग बाय एलिमिनेटिंग और कंसिडरेबली रिड्यूसिंग द टेंसाइल स्ट्रेसेस एट द क्रिटिकल मिड स्पैन एंड सपोर्ट सेक्शंस at service load, thereby raising the bending, shear and torsional capacities of the sections. जब आप ये फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, तो क्या होता है, मेंबर पहले से जो आप देखें जो नॉर्मल फिगर होती है, लेट मी शो यू कि अगर हम एक बीम लेते हैं, सपोज करते हैं दिस इज़ माय बीम, जब आप इसके ऊपर लोड लगाते हैं, इट ट्राई टू डिफ्लेक्ट। अगर इसका सपोज करते हैं हम एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इसका लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अंडर नॉर्मल सर्विस लोड्स क्या करता है, ये इट बेंड्स लाइक दिस। जो बॉटम फाइबर है आपका, यहाँ पे क्या है, ड्यू टू बेंडिंग टेंशन प्रोड्यूस होती है, टेंसाइल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है जी। आप इसको काउंटर करने के लिए क्या करते हो कि लोड अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, इस पे एक एडिशनल फोर्स लगाते हैं। ये हमारा आ गया इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और अगर मैं ड्रा करूं तो ये उसका आ गया जी न्यूट्रल एक्सिस। द फोर्स P, a force compressive P is introduced so that जो मेंबर है आपका, वो ये सर्विस लोड जो है, यानी कि जो बीम है आपका, जिसके ऊपर स्लैब का लोड है या लाइव लोड्स हैं या इम्पैक्ट लोड्स हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से जो आपके पास उनको अप्लाई करने से पहले हम ये फोर्स इस पे पहले अप्लाई कर देते हैं, जो इसमें क्या करता है,
पहले ही फोर्सेस क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। सो जब आप सर्विस लोड अप्लाई करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, आपस में किसी हद तक बैलेंस हो जाएंगी। या अगर स्टिल आप कह सकते हैं अगर आपका मेंबर स्टिल बेंड करता है तो स्टिल जो यहाँ पे टेंशन आएगी वो इस टेंसाइल फोर्स की निस्बत वेरी लेस होगी। ठीक है जी। अगर आपने इसको पहले से स्ट्रेस्ड कर दिया हुआ है, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में, तो जब आप इसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे तो थिंग्स क्या होंगी, बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएंगी। सो ये तो प्री स्ट्रेस के बाद जब आप सर्विस लोड अप्लाई करेंगे तो ये टेंशन जो है इस टेंशन की बेनिस्बत क्या होगी, वेरी वेरी लेस होगी। समटाइम आप इसको बैलेंस आउट भी कर सकते हैं। और इसको हम क्या कर सकते हैं, जो अलाउड लिमिट्स हैं उसके अंदर इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब ये फोर्स P जो है ये कंसेंट्रिक भी हो सकती है, ठीक है जी। और अगर ये फोर्स एक्सेंट्रिक भी हो सकती है, अगर न्यूट्रल एक्सिस से हट के, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे अगर आप लगाएं तो ये क्या हो जाएगी, एक्सेंट्रिक फोर्स हो जाएगी। ठीक है जी। सो ये चीज़ आपने ज़रा समझ लेनी है कि ये फोर्स आइदर कंसेंट्रिक भी हो सकती है, एक्सेंट्रिक भी हो सकती है। सो ये हम सारे केसेस वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो बैक टू अवर टॉपिक। सो दिस फोर्स प्रिवेंट्स द क्रैक फ्रॉम डेवलपिंग बाय एलिमिनेटिंग, और बाय एलिमिनेटिंग मीन बैलेंस आउट हो जाएगी कि जैसे ही आप लोड अप्लाई करोगे तो मेंबर जो है वो ज़ीरो स्ट्रेस पे आ जाएगा। बाय एलिमिनेटिंग और कंसिडरेबली रिड्यूसिंग द टेंसाइल स्ट्रेसेस एट द क्रिटिकल मिड स्पैन। देखिए क्रिटिकल पॉइंट कौन से होते हैं, या तो आपके मिड स्पैन पे मैक्सिमम मोमेंट आता है या आपके सपोर्ट पे मोमेंट आता है। तो क्रिटिकल मिड स्पैन एंड सपोर्ट सेक्शंस एट सर्विस लोड, देयर बाई रेजिंग द बेंडिंग shear and torsional capacities of the section। सो इसका फ़ायदा क्या होता है कि मेंबर की बेंडिंग, shear और टॉर्जनल कैपेसिटीज़ क्या होती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। सो द sections are then able to behave elastically and almost the full capacity of concrete in compression can be efficiently utilized across the entire depth of the concrete sections when all load act on the structure. Such an imposed longitudinal force is called a pre-stressing force, i.e. a compressive force that pre-stresses the sections along the span of the structural element prior to the application of the transverse gravity dead and live loads or transient horizontal live loads। सो इसका मतलब ये है कि आप जो हैं ट्रांसवर्स ग्रेविटी लोड्स, जैसे स्लैब का लोड है वो ट्रांसवर्सली लगता है, ठीक है जी। अगर आपको ये चीज़ समझ आए इस तरह से, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो जो प्री स्ट्रेसिंग फोर्स है वो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स है, ठीक है जी।
बीम के ऊपर। ये लॉन्गिट्यूडनल फोर्स आ गई प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स लगाने के बाद आप क्या करते हैं, जो इसके ऊपर ग्रेविटी लोड है, देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, ग्रेविटी टॉप से डाउन है, ये ट्रांसवर्स लोड है आपका। और हॉरिजॉन्टल लोड में आपका अर्थक्वेक आ जाता है, विंड लोडिंग आ जाती है, ठीक है जी, अगर हो तो। सो वो आपका हॉरिजॉन्टल में एक्ट करेगा, इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। सो इसकी डायरेक्शन क्या है, ग्रेविटी डायरेक्शन। यहाँ इसको चलो मैं क्लियरली शो कर देता हूँ। सपोज दिस इज अवर लोडिंग, तो चलो मैं थोड़ा सा नीट स्केच बना देता हूँ। सो दिस इज ट्रांसवर्स लोडिंग, और जो हॉरिजॉन्टल लोडिंग होगी वो इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है जी। तो आप हॉरिजॉन्टल में समझ सकते हैं। ये वर्टिकल लोडिंग है, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल लोडिंग है, ये ट्रांसवर्स लोडिंग है, और जो हॉरिजॉन्टल लोडिंग होगी वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ पेपर होगी, ठीक है जी। सो क्या लिखा हुआ है, प्रायर टू द एप्लीकेशन, यानी कि ट्रांसवर्स ग्रेविटी लोड, डेड लोड्स, लाइव लोड्स और ट्रांजिएंट जो वक्ती हॉरिजॉन्टल लाइव लोड्स आते हैं, उनसे अप्लाई करने से पहले आप क्या करते हो, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है जी। सो ये इंडिविजुअल ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया बीम को, ठीक है, थ्योरेटिकली। तो ये मतलब आप समझ लें कि एक पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और इसका बिहेवियर यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि लॉन्गिट्यूडनल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ये शो की गई है, ठीक है जी। और ये आपका टेंडन शो किया गया, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो सेक्शन सी, मिड स्पैन का सेक्शन आप देख सकते हैं कि इस पे कंप्रेसिव फोर्स फ्रॉम बॉटम फाइबर टू टॉप फाइबर, बॉटम फाइबर टू टॉप फाइबर किस तरह की लग रही है, ठीक है जी। टॉप फाइबर पे कंप्रेसिव फोर्स 0 है, बॉटम फाइबर पे कंप्रेसिव फोर्स क्या आ गई, मैक्सिमम आ गई आपकी, ठीक है जी। इसी तरह सेक्शन ए बी जो है आपके स्पोर्ट्स के सेक्शन हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि बॉटम फाइबर पे और टॉप फाइबर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस का बिहेवियर आप चेक कर सकते हैं। सो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस की डायग्राम है, ठीक है जी। इसी तरह वुडन बैरल है, ठीक है जी। तो इसके अराउंड आप क्या कर सकते हैं, मेटल बैंड्स, ठीक है जी, मेटल वायर्स के बैंड्स आप इसके गिर्द लपेट के आप उसको क्या कर सकते हैं, प्री स्ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह आपका सर्कुलर प्री स्ट्रेसिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ये रेडियल प्रेशर है, ठीक है जी, इसके ऊपर, और ये जो फोर्स है, इस फोर्स देखें, ये रेडियल प्रेशर आ गया इसके वुडन बैरल के ऊपर, इसकी वजह से ये क्या, ये फोर्स डेवलप होगी। इस फोर्स को काउंटर करने के लिए आपने क्या करना है, इन मेटल बैंड्स को प्री स्ट्रेस करना है यहाँ तक कि ये फोर्स एफ क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो आपका क्या है, ये जब आप इसके अंदर हुप स्ट्रेसेस प्रोवाइड करेंगे या इसके अंदर कोई गैस या लिक्विड भरेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ज़ीरो स्ट्रेस पे आ जाएगा। सो यहाँ पे आप फिगर को चेक कर सकते हैं। सो हम आगे चलते हैं, आपको थोड़ा सा बेहतर समझ आएगी इसकी। सो कंपैरिजन विद रीइंफोर्स कंक्रीट, हम ज़रा पहले ये चेक कर लेते हैं। सो लेफ़्ट कॉलम आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट है और राइट पे रीइंफोर्स कंक्रीट है। सो प्री स्ट्रेस नॉर्मल कंक्रीट में क्या होता है, इट इज़ एज्यूम्ड दैट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ
द कंक्रीट इज़ नेग्लिजिबल एंड डिसरिगार्डेड, हम उसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं. दिस इज़ बिकॉज द टेंसाइल फोर्सेस रिजल्टिंग फ्रॉम द बेंडिंग मोमेंट्स आर resisted by the bond created in reinforcement process. कि reinforcement process के में जो आपकी कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो सिर्फ क्या है, बॉन्ड डेवलप करने में आपके हेल्पफुल होती है, उसको डिज़ाइन में हम कंसीडर नहीं करते. So stresses in the pre-stress structural member are created before the full dead and live loads are applied in order to eliminate or considerably reduce the net tensile stresses caused by these loads. So in pre-stress में हम क्या करते हैं कि पहले ही हम उसमें स्ट्रेसेस अप्लाई कर देते हैं, और जब आप मतलब रिवर्स आप कह सकते हैं, स्ट्रेसेस अप्लाई कर देते हैं और जब आप लोड अप्लाई करते हैं तो जो आपकी स्ट्रेसेस हैं वो एलिमिनेट हो जाती हैं, बैलेंस आउट हो जाती हैं. ठीक है जी, या उनको कंसिडरेबली रिड्यूस कर देते हैं जो कि विद इन लिमिट्स आ सकती हैं. इसी तरह है जी जो नॉर्मल रीइंफोर्स कंक्रीट है आपका, क्रैकिंग एंड डिफ्लेक्शन आर इररिकवरेबल इन आरसी वंस द मेंबर हैज़ रीच्ड दिस लिमिट स्टेट एट सर्विस लोड. कि जब आप सर्विस लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, तो अब सर्विस लोड वो लोड होता है जिसमें आपने कोई फैक्टर नहीं लगाया होता. अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ सर्विस लोड, डेड प्लस लाइव लोड इज़ सर्विस लोड. व्हाट इज़ अल्टीमेट और फैक्टर्ड लोड, 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड, दैट इज़ फैक्टर्ड और अल्टीमेट लोड. तो ये सर्विस लोड और अल्टीमेट लोड में आपको ये फ़र्क पता होना चाहिए. सो क्रैकिंग एंड डिफ्लेक्शंस आर रिकवरेबल बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ सर्विस लोड. सो इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल रीइंफोर्स कंक्रीट है इसमें क्या है, क्रैकिंग एंड डिफ्लेक्शंस आर इररिकवरेबल. सो जैसे ही आप इसके ऊपर सर्विस लोड अप्लाई करेंगे तो अब कंप्रेशन में तो स्ट्रांग है, कंप्रेशन में तो क्रैक नहीं आएगा, सर्विस लोड के ऊपर तो नहीं आएगा, अल्टीमेट लोड के ऊपर फेल होगा, जाहिर सी बात है. बट सर्विस लोड के ऊपर ही क्या होता है, आपका फ्लैगियर की क्रैक आ जाते हैं कंक्रीट में, और वो इरिकवरेबल है, उनको दोबारा रिकवरेबल नहीं किया जा सकता. बट जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है इसमें क्रैकिंग एंड डिफ्लेक्शंस आर रिकवरेबल बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ सर्विस लोड. तो सर्विस लोड लगाने से पहले ही ये क्या है, जो डिफ्लेक्शन क्रैक्स हैं वो उनको पहले ही आप रिकवर कर सकते हो. नेक्स्ट आ जाता है द रीइंफोर्समेंट इन द रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ इट्स ओन ऑन द मेंबर. तो जो नॉर्मल कंक्रीट होता है उसमें जो रीइंफोर्समेंट होता है वो मेंबर पे कोई अपनी से फोर्स जनरेट नहीं करता. मेंबर पे जो आपका टेंसाइल लोड आता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस आते हैं, उसको क्या करता है, वो बेयर करता है, रेजिस्ट करता है. जबकि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या होता है, द स्टील रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द प्री स्ट्रेसिंग फोर्स इन द प्री स्ट्रेस मेंबर एक्टिवली प्री लोड्स द मेंबर. कि जो आप प्री स्ट्रेस कंक्रीट में जो पहले स्टील डालते हैं उस स्टील को आप क्या करते हो, जैकिंग फोर्स की मदद से क्या करते हो, प्री स्ट्रेस करते हो, और वो मेंबर को मेंबर पे क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है. सो दिस पी इज जनरेटेड बाई स्टील इन द सेक्शन. तो ये जो आप प्री स्ट्रेस की फोर्स लगाते हो ये थ्रू स्टील आप क्या करते हो, कंक्रीट मेंबर पे इंट्रोड्यूस करते हो. ठीक है जी.
सो ये लास्ट पॉइंट इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद आ जाता है जो नॉर्मल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है आपका, इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सच अ फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर इज कंसिडरेबली more difficult to achieve if considerations of economy are to be observed in the design। अगर आप इकोनॉमिक कंसिडरेशंस को देखते हैं तो आप फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर आप इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। ठीक है जी, बिकॉज क्या है कि अगर आप उसको इलास्टिक लिमिट के अंदर रखना चाहते हो तो सेक्शन आपका बहुत बड़ा आ जाएगा, तो वो लॉस ऑफ इकॉनमी हो जाएगी अगर आप ऐसी बात। और आप इकॉनमिकल सेक्शन डिज़ाइन करते हैं जैसे हम नॉर्मल सेक्शन डिज़ाइन करते हैं, ठीक है जी, LRFD मेथड के साथ जो हम कंक्रीट मेंबर जो नॉर्मली डिज़ाइन करते हैं वो बेसिकली हम क्रैक्ड सेक्शन डिज़ाइन करते हैं। तो दैट इज़ ए रिजिड सेक्शन, दैट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल सेक्शन। बट इन प्री स्ट्रेस क्या होता है, बाई कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ प्री स्ट्रेसेस अ स्ट्रक्चरल सिस्टम कैन बी मेड आइदर फ्लेक्सिबल और रिजिड विदाउट इन्फ्लुएंस इट्स स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ को आप क्या करें कि चेंज किए बगैर आप क्या कर सकते हैं कि जो उसका है सिस्टम उसको फ्लेक्सिबल या रिजिड बना सकते हैं। फ्लेक्सिबल मीन के एक मेंबर पे आपने लोड अप्लाई किया, उसने डिफ्लेक्शन शो की, लोड अगर रिमूव हो गया वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है जी, मेंबर क्या है, इलास्टिक रहेगा। तो रिजिड इसके वाइस वर्सा है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं हम इकोनॉमिक्स ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट के। जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट है आपका वो किस हद तक आपको इकोनॉमिक प्रोवाइड करता है, उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हैं। सो प्री स्ट्रेस्ड मेंबर्स आर शैलोअर इन डेप्थ देन देयर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट काउंटर पार्ट्स फॉर द सेम स्पेन एंड लोडिंग कंडीशंस। तो जो आपके प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर्स हैं उनकी डेप्थ क्या है, जो उनके बराबर के नॉर्मल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होते हैं उनकी निस्बत क्या होती है, उनकी डेप्थ कम होती है। तो पहला फ़ायदा तो ये हुआ। दूसरा, इन जनरल द डेप्थ ऑफ अ प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर इज़ यूजुअली अबाउट 65 to 80% ऑफ द डेप्थ ऑफ द इक्विवेलेंट रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर। Hence the pre-stress member requires less concrete and about 20 to 30% of the amount of reinforcement। ठीक है जी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो उसकी डेप्थ जो है वो 20 to 35% रिड्यूस होती है और जो अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट है वो भी 20 to 35% क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। सो ये दो बेनिफिट हैं कि अमाउंट ऑफ कंक्रीट भी और अमाउंट ऑफ स्टील भी रिड्यूस होती है और इसकी डेप्थ भी कम हो जाती है। ठीक है, डेप्थ कम होने के अलग से भी फ़ायदे होते हैं। ठीक है जी, आपके पास क्लियरेंस ज़्यादा अवेलेबल हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली this saving in material weight is balanced by the higher cost of higher quality materials needed in pre-stressing। So pre-stress में आपको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आपको हाई क्वालिटी मटेरियल्स चाहिए। तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए क्या इकॉनमी लॉस हो जाती है, वहाँ पे क्या आ जाता है, ये प्री-स्ट्रेस आपको काम महंगा पड़ जाता है। तो ये सारे फ़ायदे वहाँ पे जाके इकोनॉमिकली ज़ीरो हो जाते हैं। सो आल्सो रिगार्डलेस ऑफ द सिस्टम यूज्ड प्री स्ट्रेसिंग ऑपरेशंस देमसेल्फ रिजल्ट इन एडिड कॉस्ट। कि जो प्री स्ट्रेसिंग का काम है उसकी भी एक अलग से कॉस्ट आपको पड़ती है कि आप कोई भी सिस्टम यूज़ करते हो, ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग के लिए,
तो प्री-स्ट्रेसिंग के सिस्टम्स वो हम आगे डिस्कस करेंगे। दो तरह के होते हैं, एक प्री टेंशन और एक होता है पोस्ट टेंशन, ठीक है जी। तो वो हम दोनों डिस्कस करेंगे आगे। सो फॉर्म वर्क इज़ मोर कम्प्लेक्स सिंस द ज्योमेट्री ऑफ प्री-स्ट्रेस sections is usually composed of flanged sections with thin webs। जो फॉर्म वर्क होता है इसका वो कम्प्लेक्स होता है बिकॉज ज्योमेट्री ऑफ प्री-स्ट्रेस सेक्शंस इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ फ्लैंज सेक्शंस विद थिन वेब्स। थिन वेब के साथ उसके फ्लैंज सेक्शंस होती हैं। In spite of these additional costs, if a large enough number of precast units are manufactured, the difference between at least the initial cost of pre-stressed and reinforced concrete systems is usually not very large। कि अगर आप बहुत ज़्यादा यूनिट्स अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट के, तो फिर जो इनिशियल कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं आती नॉर्मल कंक्रीट की निस्बत, ठीक है। बिकॉज आपका फॉर्म वर्क और आपकी जो है वो मशीनरी वगैरह वो सारी क्या यूटिलाइज हो रही होती है, ठीक है जी। तो उसकी वजह से आपको कॉस्ट काफ़ी कम पड़ जाती है। एंड द इनडायरेक्ट सेविंग्स आर क्वाइट सब्सटेंशियल बिकॉज लेस मेंटेनेंस इज़ नीडिड, ठीक है जी। तो a longer working life is possible due to better quality control of concrete। सो जो प्रॉब्लम नॉर्मल कंक्रीट में आते हैं जैसे क्रीप है, श्रिंकेज है, ठीक है, या इस तरह के और प्रॉब्लम्स हैं, वो प्री-स्ट्रेस में बहुत कम आते हैं। इसकी वजह से क्या है, जो मेंटेनेंस है प्री-स्ट्रेस कंक्रीट की वो बहुत ही कम रिक्वायर होती है, ठीक है जी। और इसकी जो लाइफ है वो लॉन्गर होती है, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ बेटर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, ठीक है जी। सो वंस द बीम स्पैन ऑफ reinforced concrete exceeds to 90 feet, the dead weight of the beam becomes excessive, resulting in heavier members and consequently greater long-term deflection and cracking। सो जब आपके बीम का स्पैन 90 फीट से एक्सीड कर जाता है तो जो उसका अपना डेड वेट होता है, बीम का अपना सेल्फ वेट होता है, वो क्या होता है, वह बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से क्या है कि जो मेंबर है वो उसके नीचे वाले जो उसको सपोर्ट देने वाले मेंबर हैं वो भी अल्टीमेटली हैवी होंगे एंड कंसीक्वेंटली ग्रेटर, मतलब नीचे जैसे जाते जाएंगे फिर ज़ाहिर पिलर आपको उस हिसाब से बहुत बड़े बनाने पड़ेंगे। पिलर बड़े बनाएंगे और वेट बढ़ेगा तो आपको फाउंडेशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। सो जो नॉर्मल कंक्रीट है लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग आती है उसमें, ठीक है जी। थस फॉर लार्जर स्पैन्स प्री-स्ट्रेस कंक्रीट बिकम्स मैंडेटरी। लार्जर स्पैन के लिए प्री-स्ट्रेस कंक्रीट क्या हो जाती है, मैंडेटरी हो जाती है। सिंस आर्चेज आर एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट एंड डू नॉट परफॉर्म एज वेल ड्यू टू द severe long term shrinkage and creep they undergo। so arches जो हैं वो are expensive to construct। so arches को बनाने में आपका क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आते हैं और दूसरा वो इतना वेल बिहेव नहीं करते। आर्चेस में क्या होता है कि सारे का सारा सेक्शन आपका कंप्रेशन में ही होता है, बट वो क्या है उनमें क्रीप और श्रिंकेज के बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है जी। सो वेरी लार्ज स्पैन सच एज सेगमेंटल ब्रिजेस और केबल स्टेड ब्रिजेस कैन ओनली बी कंस्ट्रक्टेड थ्रू द यूज़ ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग। जो लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस हैं वो आपके थ्रू प्री-स्ट्रेसिंग ही आप उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी उसकी क्या है, इकोनॉमिक्स हैं, इकोनॉमिकल पैरामीटर्स हैं सारे। अब आ जाते हैं मटेरियल फॉर प्री-स्ट्रेसिंग के मटेरियल आपने कौन सा यूज़ करना है।
high strength steel may not efficiently be used in ordinary reinforced concrete structures as it will produce excessive cracking. कि जो आपका हाई स्ट्रेंथ स्टील है वो कंक्रीट के अंदर क्या करेगा, एक्सेसिव क्रैकिंग प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो हाई स्ट्रेंथ स्टील को आप ऑर्डिनरी रिइंफोर्स कंक्रीट के अंदर इस्तेमाल एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ high strength steel is almost the same as that of ordinary steel. So let us discuss this thing. ठीक है जी, हम ज़रा वापस अपनी मैकेनिक्स की तरफ आते हैं। कुछ थोड़ी सी जनरल हम बात कर लेते हैं जी कि E for steel is 200,000 megapascal. सो जो कंक्रीट की ACI में अलोएबल स्ट्रेन है वो क्या है जी, 0.003। तो जब स्टील और कंक्रीट कंबाइन है तो दोनों की स्ट्रेन क्या होगी, कंबाइन आएगी। सो नॉर्मल कंक्रीट में अगर आप बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू ई टाइम्स एप्सिलॉन। सो इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करें, दैट इज 600 मेगापास्कल। ठीक है जी। सो ये कंक्रीट की क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेन है। अब आप देखें अगर आप 600 मेगापास्कल का स्टील यूज़ करते हैं कंक्रीट में तो जैसे ही स्टील क्या होगा, यील्ड करेगा, पूरा सेक्शन 0.003 पे पहुंच जाएगा। अब स्टील तो अभी यील्ड करना स्टार्ट ही हुआ है, कंक्रीट क्या हो जाएगा, आपका फेल हो जाएगा। दैट्स वाई डक्टिलिटी के लिए आप जो है वो लोअर स्ट्रेंथ स्टील या माइल्ड स्टील आप क्या करते हो, यूज़ करते हो, लाइक 280 मेगापास्कल और 420 मेगापास्कल। 420 मेगापास्कल के बजाय भी आप 280 मेगापास्कल को प्रेफर करते हो, बिकॉज इसका जो होता है वो 0.0014 पे यील्ड करेगा और 3 तक पहुंचते हुए वो एक्सेसिवली स्टील क्या करेगा, यील्ड कर जाएगा। इसी तरह अगर मैं 600 मेगापास्कल से ज़्यादा वाला स्टील यूज़ करता हूँ तो उसको यील्ड करने के लिए बड़ी हाई स्ट्रेंथ चाहिए। उससे पहले ही कंक्रीट क्या हो जाएगा, आपका कंक्रीट में क्रैक आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। सो दैट्स वाई जो हाई स्ट्रेंथ स्टील होता है वो कंक्रीट में क्या करता है, क्रैक इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो तो लोड लेयर है। कंक्रीट क्या हो जाएगा, होगा पहले फेल हो जाएगा। तो इसी तरह हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है वो जो ऑर्डिनरी कंक्रीट है उसमें
एक्सेसिव क्रैकिंग प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। सो वेरी हाई स्ट्रेंथ आर प्रोड्यूस्ड इन हाई स्ट्रेंथ स्टील क्लोज टू इट्स यील्ड स्ट्रेंथ एंड हैज कॉज वाइड एंड एक्सेसिव क्रैकिंग इन एडजॉइनिंग कंक्रीट। यही कहानी सारी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैथमेटिकली, ठीक है जी। सो ज़ाहिर है जो हाई स्ट्रेंथ स्टील है तो उसको यील्ड स्ट्रेंथ पे उसकी जो स्ट्रेन होगी वो वेरी हाई होगी, और जो उसके साथ यानी जो उसके साथ जो जुड़ा कंक्रीट है उसमें क्या होगा, एक्सेसिव और वाइड क्रैकिंग आएगी। द क्रैकिंग रिड्यूसेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्रैकिंग की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस हो जाता है, डिफ्लेक्शन इंक्रीज होती है, रिड्यूस शेयर स्ट्रेंथ कम हो जाती है, एंड कॉजेज कोरोजन ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट, और स्टील रिइंफोर्समेंट की कोरोजन होती है। सो ये प्रॉब्लम्स हैं हाई स्ट्रेंथ स्टील की। द अपीयरेंस ऑफ द मेंबर इज आल्सो डिस्टर्ब ड्यू टू क्रैकिंग, तो उसकी अपीयरेंस भी ख़राब हो जाती है, ठीक है, दिखने में भी लगेगा वो जी क्रैक आए हुए हैं। एंड स्ट्रक्चर अबव द मेंबर आर अंडर कंसिडरेशन में आल्सो बी डैमेज ड्यू टू लॉ डिफ्लेक्शंस। सो अगर बीम आपका डिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपका स्लैब भी साथ ज़ाहिर से उसके लटकेगी, तो स्लैब भी क्या होगी, डैमेज होगी। इसी तरह जो उसके ऊपर जो भी मामलात हैं, जो भी उसके ऊपर है स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं, वो सब भी क्या होंगे, साथ उसके बराबर डैमेज होंगे। तो ये है हाई स्ट्रेंथ स्टील की कुछ ड्रॉबैक्स ऑर्डिनरी कंक्रीट में। सो यूज़ ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, use of high strength concrete in ordinary reinforced concrete structure is not much beneficial, as only a smaller part of the section on compression side is subjected to maximum compressive stresses. Okay. अगर आप हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी बना लेते हो साथ, तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा रीजन है जहां पे आपकी मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आती है। इस पोर्शन पे आपका बेंडिंग मोमेंट कम आ जाएगा तो स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएंगी, और जहाँ से आप टॉप फाइबर से नीचे आते जाएंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो जाएगी, सॉरी ये गलत बना दिए, कंप्रेसिव स्ट्रेस टेंशन में प्रोड्यूस होती जाएगी, ठीक है जी। कंप्रेसिव स्ट्रेस टॉप से बॉटम फाइबर में कम होती जाएगी, और मिड से भी क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो आपका बेंडिंग मोमेंट है वो भी मिड पॉइंट पे मैक्सिमम है, बाकी साइड पे क्या है, कम है। तो एक वेरी स्मॉल रीजन आता है आपका जहाँ पे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस आती है। तो उसके लिए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बना देने से कोई ज़्यादा फ़ायदा आपको हासिल नहीं होगा, ठीक है जी। इन ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेक्शन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज़ नॉट फुली यूटिलाइज्ड एंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज़ नेगलेक्टेड ऑल टुगेदर आफ्टर द फर्स्ट क्रैकिंग। तो फर्स्ट क्रैकिंग के साथ ही आप उसको क्या करते हो, जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको नेगलेक्ट कर देते हो। सो इन pre-stressed concrete members, larger portion of the cross section is subjective to compressive stresses and high strength of concrete is effectively utilized। कि आप क्या करते हो जब आप प्री स्ट्रेसिंग करते हो, आगे देखता हूँ कोई अच्छी सी फिगर बनी हो शायद, सो चलें पीछे ही चलते हैं। है प्री स्ट्रेसिंग की वजह से इसको पहले ही आप कंप्रेसिव में क्या कर देते हो, कंप्रेसिव स्ट्रेस अप्लाई कर देते हो।
सो एक मेजर पोर्शन ऑफ द जो कंक्रीट है वो अंडर कंप्रेसिव लोड आता है। तो अंडर कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है तो आप जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है उसको आप अफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो। अब आ जाता है ऑर्डिनरी स्टील सच एज ग्रेड 280 स्टील आर इनएफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग। कि जो आपका ऑर्डिनरी स्टील है ग्रेड 280 स्टील है, ठीक है, या जिसको आप कॉमन ज़बान में ग्रेड 40 या 40,000 PSI स्टील कहते हो, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो 280 मीन 280 मेगा पास्कल, 40 ग्रेड 40 मीन 40,000 PSI, ठीक है जी। सो ये आपने टर्म्स याद रख लेनी है, अब तक आपको ये चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी। सो वो क्या है, इज इनएफेक्टिव इन प्रोवाइडिंग इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग। उसकी वजह क्या है, ग्रेड 280 स्टील इज यूज टू प्री स्ट्रेस अ बीम एंड इज टच टू अ स्ट्रेस ऑफ 0.94 Fy is equal to 263 megapascal. The corresponding steel strain is 0.00132. जो आप स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हो दैट इज 0.00132। ज़ाहिर है इसको यील्ड तो नहीं कराना, तो 0.94 टाइम 94% ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ तक आप उसको क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। ओके, तो उसमें कितनी प्रोड्यूस होगी स्ट्रेन, अबाउट दिस वैल्यू। इन केस द स्टील बार्स आर एंकर्ड देयर विल बी सम स्लिप इन द एंकरेज एंड सम इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ द मेंबर will take place, reducing the strain by approximately 0.0007. So ये बेसिकली वैल्यूज़ हैं जो कुछ लॉसेस हैं। दिस वैल्यू इज लॉस्ट, सो स्टील स्ट्रेन जस्ट आफ्टर ट्रांसफर विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू दिस 0.00062. And about half of the pre-stressing force will be almost lost suddenly. So फौरन ही आपकी क्या है, एंकरेज की स्लिपिंग, ठीक है जी। सो सबसे पहले हम थोड़ी सी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये एंकरेज है, ठीक है जी, और यहाँ पे आप स्क्रू की मदद से इसको जैकिंग करते हो। आप स्टील को क्या करोगे, बाहर की तरफ खींचोगे, स्टील पे आप टेंसाइल फोर्स लगाओगे, मेंबर क्या होगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंट्रैक्ट होगा, तो मेंबर आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस में चला जाएगा। स्टील को जितना आप बाहर की तरफ खींचोगे, ठीक है, टाइट करोगे, तो उसके रिएक्शन में क्या हो जाएगा, मेंबर जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस में चला जाएगा, ठीक है जी। सो एंकरेज मतलब जो आपको जो एंड पे उसको आपने किसी तरह उसको हुक करना है, बांधना है, ठीक है जी। सो उसकी वजह से एंकरेज की स्लिपेज की वजह से, ठीक है जी। और इसी तरह जब आप मेंबर को कंप्रेस करोगे तो ज़ाहिर है वो कंप्रेस होगा तो उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, उसकी वजह से भी क्या होगा, स्ट्रेन लॉस हो जाएगी आपकी, और तकरीबन हाफ ऑफ द स्ट्रेन जो है वो ग्रेड 280 के केस में सडनली लॉस्ट हो जाएगी, तो आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टील फॉर प्री टेंशन कंक्रीट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आ 7 वायर। सो यहाँ पे आप देखें टर्म क्या यूज़ हो रही है, प्री टेंशन। सो ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। चलो, 2 टाइप होती हैं प्री स्ट्रेस की, लेट अस सी कि हम पहले। सो प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज डिपेंडिंग अपॉन द फीचर ऑफ डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन। प्री टेंशनिंग in which the tendons are tensioned before the concrete is placed
tendons are temporarily anchored and tensioned and the pre-stress is transferred to the concrete after it is hardened. कि जो स्टील के टेंडन्स हैं, जो स्ट्रैंड्स हैं, आप उनको पहले ही प्री स्ट्रेस करते हो, प्री टेंशन करते हो उनको, उसके बाद आप कंक्रीट कास्ट करते हो। कंक्रीट जैसी हार्ड होता है आप एंकरेज क्या कर देते हो, रिलीज़ कर देते हो। तो वो आपकी जैसी आप उसको रिलीज़ करोगे तो मेंबर आपका क्या होगा, कंक्रीट हार्ड होने के बाद क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। इसी तरह दूसरी टाइप आती है पोस्ट टेंशनिंग, इन विच द टेंडन इज टेंशनड आफ्टर कंक्रीट इज हार्डन। द टेंडन्स आर प्लेस्ड इन शीथिंग एट सूटेबल प्लेसेस इन द मेंबर बिफोर कास्टिंग एंड लेटर आफ्टर हार्डनिंग ऑफ द कंक्रीट। सो कंक्रीट हार्ड हो गया, बीच में आपने एक डक्ट छोड़ दी, उस डक्ट में आप क्या करते हो, स्टील के स्टैंड डाले आपने, उसके बाद जैक की मदद से उसको टेंशन किया। टेंशन करने के बाद उसको क्या करते, जो डक्ट है उसके अंदर ग्राउटिंग कर दी, फिल कर दी जैसी कि वो है। तो कंक्रीट हार्ड होने के बाद आप क्या करते हो, स्टील वगैरह डाल के उसको टेंशन करते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड पोस्ट टेंशन, इनके बाद में टेंशन आप उसको करते हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज स्टील फॉर प्री टेंशन कंक्रीट इज इन द फॉर्म ऑफ 7 वायर अनकोटेड stress relieved strand having a minimum tensile strength of 250,000 psi or 270,000 psi. So let us check के how much megapascal it becomes. So हम ज़रा कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी 250,000 डिवाइडेड बाई 145 दैट कम्स आउट टू बी 1724 मेगा पास्कल, और ये थोड़ा सा 1800 के करीब होगा। दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है जी। जो नॉर्मल होता है वो आपका 280 मेगा पास्कल होता है। और यहाँ पे जो आप प्री स्ट्रेस में जो यूज़ कर रहे हैं प्री टेंशन में, दैट इज़ अराउंड 1700 to 1800 मेगा पास्कल। ठीक है जी। 270,000 डिवाइडेड बाई 145 1862। ठीक है। तो 17 से 1800 के दरमियान आप क्या करते हो, उसको मेगा पास्कल वाले कंक्रीट को लेते हो, जो नॉर्मल आपका 280 मेगा पास्कल होता है। ठीक है। सो उसके साथ भी आप कंपेयर करें, नॉर्मल जो आपका ग्रेड 40,000 और 60,000 आप नॉर्मल स्टील यूज़ करते हो, बट इन प्री स्ट्रेस 250,000 और 270,000 psi आप स्टील यूज़ करते हो। सो प्री स्ट्रेसिंग स्टील डज नॉट एग्जिबिट द डेफिनेट यील्ड पॉइंट characteristic found in the normal ductile steel used in the reinforcing steel. So जो प्री स्ट्रेसिंग स्टील होती है वो नॉर्मली जिस तरह आपकी नॉर्मल स्टील जो है वो एक डेफिनेट एक वाज़िया यील्ड पॉइंट शो करता है, वैसे ये शो नहीं करता। आप देख सकते हैं ये आपका नॉर्मल माइल्ड स्टील है, यहाँ पे आके क्या हो जाता है, वो यील्ड करना शुरू हो जाता है, उसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग और उसके बाद फेलियर। बट यहाँ पे आप देखें तो जिस तरह आपका कंक्रीट नहीं बिहेव करता है, इसी तरह आपका क्या करता है प्री स्ट्रेसिंग स्टील आपका क्या करता है, बिहेव करता है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये नेगेटिव स्ट्रेन से स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी। माइल्ड स्टील आपका 0 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये प्री स्ट्रेस है, ये जोन जो है वो प्री स्ट्रेस है। यहाँ पे आके इसमें क्या है, स्ट्रेन 0 होगी, यहाँ पे आके इसमें स्ट्रेन क्या होगी, 0 होगी, स्ट्रेस होगी। ठीक है। स्ट्रेस तकरीबन 150 मेगा पास्कल के अराउंड यहाँ पे शो की गई हुई है। ठीक है। बट आप देखें या 150,000 psi होगा ये। ठीक है जी। हाँ
ये 150,000 PSI है, यहाँ तक स्ट्रेस है, यहाँ पे आके इसमें स्ट्रेन ज़ीरो होगी। उसके बाद इसमें क्या है, एक्चुअली टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होना शुरू हुई है। सो द यील्ड स्ट्रेंथ फॉर प्री स्ट्रेसिंग वायर एंड स्ट्रैंड इज अ स्पेसिफिक यील्ड स्ट्रेंथ that is obtained from the stress strain diagram at 1% strain according to American Society of Testing Materials। ठीक है जी, तो 1% strain पे, so this is 2% strain, तो यहाँ पे कहीं पे 1% strain पे आपने क्या करना है, इसको चेक करना है, and that comes out to be yield strength। Nevertheless, the specified yield point is not as important in pre-stressing steel as is the yield point of the ductile steel। So ये इतना कोई important point नहीं है। It is a consideration however when determining the ultimate strength of the beam। तो जब आपने ultimate strength find करनी है बीम की, तब आप इसको consideration अंडर कंसिडरेशन कर सकते हैं। तो ये डायग्राम आप क्लियरली देख सकते हैं जी, ये माइल्ड स्टील की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है और ये आपकी प्री स्ट्रेसिंग स्टील की स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रैंड है, 1 2 3 4 5 6 7 वायर्स का स्ट्रैंड है, और ये आप देख सकते हैं कंक्रीट मेंबर के अंदर एक डक्ट प्रोड्यूस की जाती है। उस डक्ट के अंदर स्ट्रैंड 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के स्ट्रैंड डाले हुए हैं। उनको क्या करते हैं आप, ग्राउट के साथ फिल करते हैं और फिर आप क्या करते हैं, उसको टेंशन अप्लाई करते हैं, और जब वो अंदर वाला ग्राउट हार्ड हो जाता है तो आप जो है वो एंड एंकरेज जो है वो जैकिंग फोर्स जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। तो ग्राउट के थ्रू फिर वो टंडन में जाती है, सॉरी डक्ट में जाती है, डक्ट फिर आगे आपकी वो कंक्रीट में फोर्स क्या करती है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ट्रांसफ़र करती है। ठीक है जी, तो ये सारा इसका कोई मैकेनिज़्म है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं। सो लेट मी सी, 53 मिनट, चलो 7 मिनट हम और इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद हम इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। सो मटेरियल वाले पोर्शन को यहाँ पे हम इस रिकॉर्डिंग में कंप्लीट करते हैं। सो हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट, अब हायर स्ट्रेंथ स्टील से आगे हम हायर स्ट्रेंथ कंक्रीट के ऊपर, हैविंग FC प्राइम greater than equal to 35 megapascal is usually used for pre-stress member for quick and efficient construction with lesser loss of pre-stressing force due to elastic shortening, creep and shrinkage। so जितना हाई स्ट्रेंथ स्टील होगा उसमें ये प्रॉब्लम क्या होंगे, कम होंगे। तो आप 35 मेगापास्कल या इससे हायर स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट यूज़ करते हैं प्री स्ट्रेस मेंबर में फॉर क्विक एंड एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन विद लेसर लॉस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। सो हाई स्ट्रेंथ में क्या है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस फोर्स जो है वो बहुत कम होता है। द एडवांटेज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शंस आर एज फॉलोज। With larger compressive strength of concrete, its modulus of elasticity is increased, reducing the elastic shortening due to pre-stress force। देखेंगे ओके।
स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा ओवर ई। अब स्ट्रेस तो जो उस पर अप्लाई होनी है वो अप्लाई होनी है, ठीक है जी। जो ऊपर से लोड आएगा वो तो है, उसको अगर हम कांस्टेंट ले लें। अब आप देखें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना बढ़ेगा स्ट्रेन उतनी क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। स्ट्रेन जितनी कम प्रोड्यूस होगी कंक्रीट में क्रैकिंग, ठीक है जी, शॉर्टनिंग, ज़ाहिर स्ट्रेन कम प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी जो है वो मेंबर की जो लेंथ है वो शॉर्टनिंग वो कम होगी। उसी तरह उसमें क्रीप और श्रिंकेज के प्रॉब्लम भी क्या होंगे, कम आएंगे। सो ये चीज़ है। विद लार्जर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इंक्रीज बिकॉज E is equal to E is directly proportional to ठीक है। बाकी एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं 4700 अंडर रूट एफ सी प्राइम फॉर मेगा पास्कल और 57,000 अंडर रूट एफ सी प्राइम फॉर पी एस आई, ठीक है जी। सो ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ सी प्राइम। सो एफ सी प्राइम आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ेगा, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ेगा तो स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगी, और स्ट्रेन कम प्रोड्यूस होगी तो प्रॉब्लम्स कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है जी। हैंस further long term deflections due to creep and shrinkage are also reduced, hence by the use of high strength concrete the pre-stress losses are significantly reduced, increasing the efficiency of such construction. The concrete gains high early strength and hence the pre-stress may be applied to the concrete earlier. So जो high strength concrete है उसमें आप देख सकते हैं कि वो तो कंक्रीट गेंस हाई अर्ली स्ट्रेंथ, ठीक है जी, और द स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज इंक्रीज व्हेन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज यूज। तो आप अर्लियर स्टेजेस पे ही आप क्या कर सकते हो, प्री स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हो, तो आपकी स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें जो स्ट्रेंथ अचीव करनी है वो 28 डेज में अचीव करनी है। सो जिस तरह कहते हैं आई थिंक 14 दिन में हाफ स्ट्रेंथ वो क्या करता है, अचीव कर लेता है। सो इन कंपैरिजन अगर आप नए एफ सी प्राइम 70 मेगा सपोज करते हैं 70 मेगा पास्कल का कंक्रीट आपने बना लिया तो 14 दिनों में ही क्या करेगा, वो 35 मेगा पास्कल तो अचीव कर लेगा। 15 दिन आप प्री स्ट्रेस फोर्स क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, 28वें दिन आप रिलीज़ कर दो, बजाय इसके कि आप 28 दिन का वेट करें, ठीक है जी। उसके बाद प्री स्ट्रेस आप अप्लाई करें, तो आप अर्ली स्टेजेस पे भी क्या कर सकते हो, इसको प्री स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने वैसे जनरली एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है जी। बेयरिंग स्ट्रेंथ इज़ बेटर फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, this makes it easy to transfer the pre-stressive forces at the anchorages which may require lesser contact area of anchorage fittings। ज़ाहिर है जो सारी की सारी फोर्स है वो एनकरेज पे आके आएगी, सारी की सारी फोर्स एनकरेज पे आएगी, तो एनकरेज के लिए आपको एंड पे लेसर एरिया रिक्वायर्ड होगा, कंटेक्ट एरिया, ठीक है जी। और जो बेयरिंग है वो इसकी स्ट्रांग होगी, क्योंकि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है तो वो हाई कंप्रेसिव फोर्स को रेजिस्ट कर सकता है इजीली। द बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज इम्प्रूव्ड व्हेन हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट इज यूज्ड। ओके,
हायर स्ट्रेंथ आर easy to achieve in case of pre-stressed precast construction in factories where batching, mixing, placing and curing is carried out under control conditions. So factories में under control condition जब ये आप सारा काम करते हो तो आप high strengths are easy to achieve in case of pre-stressed precast construction. ठीक है जी. So precast मतलब आप पहले से उसको बना के पहले से प्री स्ट्रेस करके आप सारा फैक्ट्री में तैयार करके आप ले आके वहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, प्लेस करना है. सो फॉलोइंग नोटेशन इज यूज टू स्पेसिफाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन. FC prime is equal to the specified minimum 28 days slender compressive strength of concrete. FCI prime is the minimum slender compressive strength of concrete at the time of initial transfer of pre-stressing force. The allowable stresses in concrete are different at various stages of loading. So जो आपकी pre-stressing force है ये आप यकदम नहीं लगा देते, ठीक है. आप पहले हो सकता है P/10 लगाएं, ठीक है. फिर कंक्रीट थोड़ा और हार्ड हो गया तो फिर P/10 और लगा देंगे आप. इस तरह करते करते आप सेगमेंट्स में उसको क्या करते हैं, टाइट करते जाते हैं और फोर्स लगाते जाते हैं यहाँ तक कि पूरा P फोर्स आप जो डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होती है वो आप इस पर अप्लाई करते हैं. सो इस फोर्स को भी आप ग्रेजुअली अप्लाई करते हैं. तो ये पॉइंट रह गया था एक, ठीक है जी. So that's why the minimum slender compressive strength for concrete at the time of initial transfer of a pre-stressing force. So पहली जो pre-stressing force है उस टाइम पे जो उसकी स्ट्रेंथ थी वो that is will be FC prime I. So जी टाइप्स ऑफ pre-stressing हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इसको डिस्कस करते हैं. सो अल्लाह हाफिज़.